गुड इवनिंग आरिफ जी। सर आपका एलईडी और फैन यूनिट बंद क्यों है? सर बहुत आसान है। सावधान बैंक लोन कभी नहीं यूट्यूब के सर्च बार में लिख दीजिए। दरअसल मैं दोबारा जब चैनल पे एक्टिव हुआ था तो इसी वजह को लेके एक्टिव हुआ था। और शॉर्ट में मैं बता दूं, वहां तो आप जाएंगे तो आधे घंटे में मैंने काफी डीप में एक्सप्लेन किया है। शॉर्ट में मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, ठगा था, क्लियरली ठगा था। हुआ दरअसल कुछ यूं था कि मुझे पंखे की यूनिट लगानी थी। अब पंखे की यूनिट लगाने के लिए 25 लाख का मैसनरी का आवश्यकता था और 50 लाख का मेरे को वर्किंग कैपिटल चाहिए था। और उस समय 2014 की ये बात है, उस समय मेरा जो होम लोन था वो स्टेट बैंक में चल रहा था और फर्स्ट क्लास चल रहा था, क्योंकि उस समय मेरा एक बिजनेस था स्टेबलाइजर मैन्युफैक्चरिंग का। और मतलब 28-30 मॉडलों में मैं स्टेबलाइजर बनाता था। शायद ही बिहार में इतने अधिक मॉडल में कोई स्टेबलाइजर बनाता हूं। दरअसल हुआ क्या कि सेल्स एग्जीक्यूटिव ने एक शाम मेरे को कॉल किया मेरे मोबाइल नंबर पे। पता नहीं मेरा नंबर कहां से निकाल लेते हैं। दरअसल ये लोग जो होते हैं ना, असल में इनको तो ठगना लोगों को रहता है। तो मेरे मोबाइल पे उनके एक सेल्स एग्जीक्यूटिव ने कॉल किया और कहां से उनको पता चल गया कि मैं पंखे की यूनिट का योजना बनाया हुआ हूं। दरअसल ये योजना की जिक्र मैंने स्टेट बैंक के अधिकारियों को की थी। वहां से लगता है कि इन्होंने सारा इंफॉर्मेशन निकाल लिया कि मेरा हाउसिंग लोन चल रहा है, मुझे सीलिंग फैन का यूनिट लगाने का मेरा योजना है। ये सारी जानकारी उसने निकाल ली और मेरे को कॉल किया। उसके बाद नेक्स्ट डे वहां के जो क्रेडिट हेड थे, सेल्स के हेड संपर्क किया और तीनों के तीनों मेरे यूनिट पे चले आए और बोले कि पता चला वर्मा जी कि आप सीलिंग फैन का यूनिट लगाना चाहते हो। उस समय बिहार में सीलिंग फैन की एक भी इकाई नहीं थी और आज भी नहीं है। तो सीएनसी यूनिट मेरा लगाने का योजना था, चूंकि वो ऑटोमेटिक मशीन से पंखा बनाने का यूनिट था। तो उन्होंने बोला कि वर्मा जी आप एक काम कीजिए, आप जो वो स्टेट बैंक का हाउसिंग लोन है वो हमारे यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए। उसका आउटस्टैंडिंग हम लोग आपको कल ही पेमेंट कर देंगे और उसके बाद ये जो 75 लाख का आपका जो रिक्वायरमेंट है इसको हम लोग वन टाइम आपको दे देंगे। तो मैंने तो भाई मेरी तो योजना थी, मैं तैयार हो गया। नतीजा क्या हुआ कि नेक्स्ट डे तो वो बैंकर्स चेक दिए, मैंने स्टेट बैंक में दिया, वहां से सिक्योरिटी जो घर का जो डीड वगैरह हो, और नेक्स्ट के बाद उन्होंने 75 लाख की जगह मुझे मात्र 13 लाख रुपया दिया। देखिए कैसे किसी को ठगा जाता है बातों में। क्योंकि प्राइवेट बैंक है, देश का एक बड़ा प्राइवेट बैंक है। मैं इनके बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च कभी किया नहीं था कि इन लोगों के कस्टमर को ठगने का इन लोगों का एक लंबा फहरिस्त है। बाद में मैं ये सब निकाला जब मैंने कोर्ट में सारी बातों की सूचना दी, केस किया इनके ऊपर। तो 75 लाख एक बार न देके 13 लाख दिए और जब मैंने लेने से इनकार कर दिया तो वे मेरे को समझाने लगे कि वर्मा जी आपने कहा है कि आपको मशीनरी के लिए 25 लाख चाहिए। देखिए इस केस को सुनिएगा ही, इससे आप लोगों को बहुत बड़ा लेसन मिलेगा। और सही पूछे तो जिस तरह से आसाम के भाई आज वीडियो बनाए हैं, अगर कल को वाकई ये थाना में केस कर दें तो ये काफी लोगों के लिए एक मार्गदर्शन बनेगा। जैसे मैंने भी हिम्मत किया, काफी हिम्मत का काम होता है केस करना कोर्ट में। तो मैं जब इनके पास लेने से रिफ्यूज कर दिया तो वे बैठा के बोले कि वर्मा जी ऐसा है, मशीन वाले आपको बोले हैं कि आपको अभी सिर्फ 50% पैसे की आवश्यकता है, यानी आपको आवश्यकता तो 12.5 लाख की है। हमने आपको 13 लाख उसी हिसाब से दिया है, 50,000 फिर भी ज्यादा दिया है। वो आपके ट्रैवलिंग में दिस एंड दैट में काम आएगा। और मशीन की डिलीवरी तो वो तुरंत दे नहीं रहे हैं, 2 महीने की बात हो रही है, 45 दिन से 60 दिन। तो अगर अभी आप 75 लाख पूरा का पूरा ले लीजिएगा तो नेक्स्ट डे से इस पे पूरे पे इंटरेस्ट चालू हो जाएगा। खामखा यूनिट एस्टैब्लिश होने में अगर 3 महीना का वक्त लगता है तो 2-3 लाख रुपया आपका बेकार का सूद में चला जाएगा। क्योंकि ये कोई कैश क्रेडिट तो है नहीं कि इसमें सूद जो है सो आउटस्टैंडिंग पे लगेगा। ये तो वन टाइम हम लोग आपको दे देंगे और इस पे इंटरेस्ट चालू हो जाएगा। भाई मुझे भी समझ में आया कि बात तो ये ठीक ही कह रहे हैं, मेरे फायदे की बात कर रहे हैं।
कोई भी आदमी यहाँ पे रहेगा तो समझ जाएगा। वे बोले कि जैसे फिर आपको जरूरत होगी बैलेंस मनी की, हम लोग तुरंत आपको फंड कर देंगे। फिर जैसे आपको रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी, आप बाकी का 50 लाख ले लीजिएगा। तो मैं वो 13 लाख लेके चला गया। पंखे की जो मशीन बनाने वाले लोग थे उसमें से उनको कुछ एडवांस किया। सही पूछे तो मैंने पूरा 12.5 लाख वहां एडवांस नहीं किया, मात्र 5 लाख एडवांस किया, इसलिए कि थोड़ा सा मुझे जो है ना दाल में हल्का हल्का काला झलक रहा था। पूरे से तो नहीं लग रहा था, लेकिन थोड़ा सा लग रहा था कि बात किया वन टाइम 75 लाख देने का, ये 13.5 लाख क्यों दे रहा है। मेरे फादर भी बोले कि देखो मामला कुछ गड़बड़ है, तुम रिफ्यूज कर दो, बोलो ये लोन को बैक कीजिए आप वापस एसबीआई में। मैंने जाके नेक्स्ट डे फिर जाके उनको बोला, वे फिर अपने चैम्बर में बैठाए, 2-3 लोग काउंसलिंग किए कि सर आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप लोग हम पे भरोसा कीजिए, हम लोग बड़े बैंकों में आते हैं, प्राइवेट बैंक में हमारा बैंक बहुत बड़ा है, आप चिंता मत कीजिए, आप जाइए आगे बढ़िए, आपके हाथ में चेक है, आप जाइए मशीन वाले को एडवांस कीजिए। तो मैंने उसमें से 5 लाख एडवांस किया। लेकिन जब मशीन का डिलीवरी टाइम आया और बैलेंस मनी के लिए मैं जब कार्यालय में गया, ऑफिसर से मिला, उन्होंने बैलेंस पैसा देने से हाथ खड़ा कर दिया। देखिए यहीं पे धोखा हो गया। मतलब अब मेरा पुराना बिजनेस लगभग बंद हो चुका था, क्योंकि मैं अकेला प्रोप्राइटर था शक्ति इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का। जब मैं ये दौड़ा दौड़ी चल रहा था, फैक्ट्री में जाना, मशीन वाले के यहाँ जाना आना, रॉ मटेरियल का पता करना, पूरी इंडस्ट्री का जानकारी हासिल करना, मैं अकेला आदमी, मैं इधर देखूं कि उधर देखूं, बाकी मेरे बच्चे थे छोटे छोटे। तो ये जो इतना बड़ा धोखा हुआ, उसके बाद 8 महीना के बाद जाके ये 20 लाख दे रहे हैं, फिर 6 महीना के बाद फंड कर रहे हैं। मतलब जो काम 75 लाख में शुरू हो जाना था, वे 75 लाख की जगह 4 साल में 7 बार लोन दिए और उसको 1.5 करोड़ बना दिए। सोचिए, मतलब जो यूनिट मेरा 2014 में शुरू हो जाता, फंक्शनल हो जाता, और सही पूछिए तो इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 1000 पंखे की रोज की थी। रोज का मतलब होता है 24 घंटा। अगर 16 घंटा यूनिट को रन करा देता तो 1000 पंखा मजे से बनता। और एक पंखा पे अगर 100 रुपया का प्रॉफिट आप रख दीजिए, जो कि एक मिनिमम है। जनरली किसी भी कारखाना में आप जाएंगे ना, तो दिखाने के लिए वो दिखाएंगे आपको कि मैं 50 रुपया प्रॉफिट ले रहा हूं, और बाकी का 50-60 रुपया वो रॉ मटेरियल के दाम को थोड़ा बहुत अप डाउन करके वो बना लेंगे। लेकिन मुझे वो सब नहीं आता। मैं जो भी था स्पष्ट लिख देता था कि अगर बेरिंग 28 रुपया का तो 28 रुपया ही लिखता था, अगर साफ्ट 18.5 का है तो 18.5 लिखता था। तो समझिए कि 100 रुपया इधर से। और हमारे स्टेट में एक स्कीम था कि जितने का प्लांट लगाएंगे उसका 3 टाइम्स आपको रिम्बर्स हो जाता। यानी अगर मान लीजिए 1000 पंखा पर डे बन रहा है तो 1 लाख रुपया पर डे का नेट प्रॉफिट। और समझिए अगर टैक्स से 100 रुपया कम से कम पकड़ के चलिए, चूंकि 80% रिम्बर्समेंट था टैक्स पे, तो 100 रुपया उधर से, यानी 2 लाख रुपया पर डे का मुनाफा इस यूनिट में था। ये इतना बड़ा कारोबार था। मैंने ऐसे वैसे इसमें नहीं हाथ डाला था, ये कारोबार अपने आप में बहुत बड़ा था। लेकिन ये क्या किए, मेरी मशीनरी भी पूरी नहीं हुई और मेरा आर्थिक अपहरण कर लिए। अब मेरा पुराना बिजनेस भी बंद हो गया, नया चालू भी नहीं हो सका। मैं करूं तो क्या करूं, मैं कहीं इसकी आवाज नहीं उठा सकता था। अगर उस समय मैं अदालत में जाता तो पता चलता कि ये यूनिट भी हाथ से चला गया, क्योंकि अदालत में समझिए तो केस को रजिस्टर होना, कॉग्निजेंस लेना, ये सब एक लंबी प्रक्रिया है। क्योंकि अदालत में केसेस बहुत होते हैं, आपका नंबर 2 महीने पे आता है, 3 महीने पे तारीख लगती है, तो एक लंबी प्रक्रिया थी। तो मैं पूरी तरह से इनके चंगुल में आ चुका था। ये जब पैसा देते थे मुझसे, मैंने देना मजबूरी था कि पैसा लेना ही है, और ये अपना पूरा लोन चालू कर दिए थे। मतलब जो देते थे आधा से अधिक तो ये वापस ले लेते EMI के नाम पे। जो यूनिट 2014 में कंप्लीट होना था 2018 में कंप्लीट हुआ, और वे 7 लाख रुपया दिए, जिस पैसे से मैं वर्किंग कैपिटल के रूप में इस काम को शुरू कर पाया।
सोचिए कितना रुपया सूद का दे दिया। इस 2014 से 18 तक का जो सफर था उसने मुझे डायबिटिक बना दिया। कई दफा मन किया कि खुद को खत्म कर लूं, इसलिए कि देखिए बैंक का कर्ज, और एक ही घर था जिसमें हम लोग रहते थे, कोई हम लोग के पास दूसरा कोई प्रॉपर्टी नहीं था कि इसको छोड़ के कहीं और चले जाते। अब मानसिक दबाव कितना सोचिए आदमी झेला होगा। मतलब मैंने अपनी जो मेरी दोनों बेटी 12वीं में टॉप की थी, आप सोचिए स्कूल में टॉप की। बड़ी बेटी को स्कूल ने 25,000 का इनाम दिया, छोटी को 11,000 का इनाम दिया, लेकिन मैं दोनों को कॉलेज में दाखिला नहीं दिवा सका क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। हमेशा टेंशन बना रहता था कि कैसे इस यूनिट को पूरा करूं और कैसे बैंक का किस्त दूं। और किसी भी तरह सच पूछिए तो बैंक का किस्त मैंने 2019 के दिसंबर तक दिया है। जिस आदमी का आईटीआर 6 लाख का, उसके ऊपर ये कर्मचारी 23 लाख का ईएमआई लगा के रखे हुए थे। अब सोचिए आरबीआई का गाइडलाइन है कि जो इनकम टैक्स का रिटर्न होता है उससे आधा से बेसी का किसी के ऊपर ईएमआई आप नहीं लगा सकते हैं, और ये उसका डबल क्या ट्रिपल क्या, सोचिए कई गुना ज्यादा का ईएमआई लगा दिए थे। ये तो पैसा देते थे ईएमआई चुकाने के लिए, और मैं कुछ कर नहीं सकता था। मुझे इकाई किसी भी तरह कंप्लीट करनी थी, मेरा पूरा भविष्य इस पे टिका हुआ था। ये तो समझिए कि पटना में बाढ़ आ गया 2019 की घटना सितंबर में, जो यूनिट में पानी आया, और उसके बाद से ये यूनिट जो भी चल रहा था ना पूरी तरह ठप हो गया। और 19 के बाद 20 में 3 महीना के बाद पूरा इंडिया लॉकडाउन में चला गया, जबकि मैंने मुकदमा 2019 के जुलाई में ही दायर कर दिया था। उस समय मेरी यूनिट भी चल रही थी, ईएमआई भी जा रहा था। मतलब मुकदमा मैंने 1 जुलाई को दायर किया था 2019 के, और 2019 के दिसंबर तक मैं इधर उधर से दोस्त यार से किसी भी तरह पैसा लेके इनको ईएमआई दे रहा था। वो ईएमआई छोटा नहीं था, 1,85,000 पर मंथ का ईएमआई मैं दे रहा था। ये समझिए कि मैं भी इंतजार कर रहा था कि जैसे कोर्ट में कॉग्निजेंस हो जाए, जब माननीय जज जिस दिन संज्ञान लेंगे उस दिन मैं प्रणाम करूंगा ईएमआई को। और जब माननीय जज साहब संज्ञान लिए तब जाके मैं ईएमआई देना बंद किया, क्योंकि ईएमआई मैं कर्ज इधर उधर से पैसा लेके दे रहा था। मेरी यूनिट भी 2 सितंबर से बंद हो गई थी। ये अपने आप में काफी हिम्मत की बात है। और ये जो कहानी है ना, ये कहानी काफी लोगों के लिए बाद में प्रेरणा बनती चली गई। जब मैं मार्च में लॉकडाउन हुआ और मैं अपने चैनल पे पुनः एक्टिव हुआ, तो मैंने सारी कहानी को फर्स्ट वीडियो जो बनाया, आप जाके देखिएगा, सावधान बैंक लोन कभी नहीं का वॉल्यूम 1 और 2। उस समय मेरे चेहरे का कॉन्फिडेंस आप देखिएगा, वो वीडियो और आज का वीडियो देखिए, आसमान जमीन का आपको अंतर दिखेगा। कोर्ट में स्थिति काफी अच्छी है। जज साहब ने 420 धारा, जो कि एक क्रिमिनल सेक्शन है, और 9 के 9 अधिकारियों के खिलाफ संज्ञान लिया। कितनी बड़ी बात है, जिसमें बॉम्बे के 1 हेड, कोलकाता के 2 हेड और 3 स्टेट के 1 हेड और बाकी 5 पटना के अधिकारी शामिल है। सारे वरिष्ठ अधिकारी आईसीआईसी बैंक के, सारे के ऊपर माननीय जज साहब ने कॉग्निजेंस लिया। 420, 468, 34 और 500 शायद 20 या 28 एक सेक्शन और है। मतलब गिरोह बना के ये मतलब घटना को अंजाम देना, धोखाधड़ी को अंजाम देना। और तब ये लोग इतना तिल मिलाए कि ऊपर की अदालत में गए, संज्ञान के खिलाफ क्रिमिनल रिवीजन इन्होंने दायर किया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भी माननीय जज ने इनके रिवीजन को डिसमिस कर दिया। सोचिए एक मामूली आदमी, उस दिन मेरे आंख से आंसू छलक गया था। मैं निरी प्राणी, पैसा नाम की चीज नहीं मेरे जेब में। मैं वकील साहब को क्या देता था, 1 तारीख पे 200 नहीं तो 300। इन लोगों के बड़े बड़े वकील, और उसके बाद भी जो ये लोग अपराध किए, मैं उसको भी झेल के बाहर आया। जब ऊपर की अदालत में इनके केस को माननीय जज ने डिसमिस कर दिया, तो इनके जो वकील थे ना, वो समझौता के लिए मुझे बुलाया, और मैं भी देखिए गलती एक कर गया कि अकेले चला गया।
और इनके वकील साहब अपने चैम्बर में पहली शर्त मेरे सामने क्या रखे कि वर्मा जी पहले आप इस केस को उठाइए। मुझे लगा कि जाहिर सी बात है केस में बहुत दम है, तभी तो ये पहला शर्त रख रहा है ये व्यक्ति कि आप केस को उठाइए। मैं कहा कि वकील साहब आप केस उठाने की बात कर रहे हैं, पहले आप समझौता की शर्त तो बताइए, ऐसे कैसे मैं केस उठा लूं? मैं ऐसे केस बिल्कुल नहीं उठाऊंगा। आप पहले बताइए क्या शर्त आप रख रहे हैं, किस लेवल पे आप समझौता करना चाहते हैं। मेरा तो नुकसान 70-72 करोड़ का है, हिसाब लगाइए। अगर 2 लाख रुपया पर डे का नुकसान तो 4 साल में हिसाब लगाइए, आपका कैलकुलेटर जवाब दे देगा। मैंने कहा कि मेरा नुकसान तो बहुत बड़ा है, कैसे आप समझौता करेंगे ये तो बताइए। बस उसका वकील जो था तिलमिल आ गया बुरी तरह। उनको लगा कि ये 3 अधिकारी के सामने ये आदमी तो मेरा बेइज्जत कर दिया। वे उठे और मेरा हाथ पैसे पीछे ऐंठ दिए और ऐंठते हुए अपने चैम्बर से धक्का मार के सीढ़ी पे धकेल दिए 4था तल्ला से। ये समझिए ना कि बहुत मजबूती से मैंने सीढ़ी के रेलिंग को पकड़ा और नीचे उतरा। पहले तो फुटपाथ पे आधा घंटा बैठा, अपने आप को संभाला, क्योंकि ये जो घटना घटी थी ना इसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं था। ऐसा अपराध उन्होंने किया। वकील साहब है, कानून के रक्षक हैं, और वो कानून को अपने हाथ में ले लिए सिर्फ वो अपनी नौकरी को बचाने के लिए। देखिए, मैं सीधे गांधी मैदान थाना में गया और वहां सारी बातों की रिपोर्ट मैंने दर्ज कराई और नेक्स्ट डे अदालत में गया और सीजीएम साहब की यहां इन सारी घटना को वहां भी दर्ज मैंने करा दिया। नतीजा क्या हुआ कि उसके बाद जज साहब ने 27 मार्च को इन सारे लोगों को पांव पे चल के सरेंडर करने का सख्त आदेश जारी किया। इनके ऊपर बेलेबल वारंट इशू है। कोर्ट अभी फिलहाल लॉकडाउन की स्थिति में बंद चल रहा है, जबकि कोर्ट चालू हो जाएगा तो फिर देखिए, आशा करता हूं इस केस में विजय जरूर मिलेगी, क्योंकि टेक्निकल ग्राउंड में ये इन लोग का टोटल लोन ही गलत है अपने आप में। चलिए, आज एक सवाल के जवाब में काफी सारे मैंने बात बता दी।